नाज़रीन इकराम, इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए आज अदालत ने बाकायदा तौर पर एक फैसला सुना दिया है। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए। उन्होंने बताया कि इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल क्यों करना चाहिए। अदालत ने जिस किस्म का फैसला सुनाया है, इसको आप कह सकते हैं जैसे सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से दोबारा सलीमुल्लाह। यानी कि अदालत ने फैसला भी सुना दिया, अपने सर के ऊपर से बोझ भी उतार दिया और बॉल पकड़ के किसी और की कोर्ट के अंदर डाल दिया कि भाई ये बंदा फैसला करेगा कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है या नहीं करना। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज इंतहाई गुस्से के अंदर बातें की हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और इसके अलावा जो ये दावा किया जा रहा था कि जी बैकडोर इमरान खान के साथ बातें हो रही हैं, अडयाला जेल के अंदर कोई मुलाकातें भी हो सकती हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक वफद आया हुआ है, उनकी मुलाकातें भी जारी हैं, उसमें कितनी हकीकत है वो भी आपके सामने रखता हूं। और जनरल बाजवा के हवाले से जो एक खबर आई थी उसके ऊपर कुछ और अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग की इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है वो डिस्कस करते हैं। अमेरिकन ने अब बाकायदा तौर पर यह चीखें मारना शुरू कर दी हैं कि जी ईरान ने अपना जो सारे का सारा सिस्टम है वो मैदानी इलाकों से उठाकर पहाड़ी इलाकों के अंदर मुंतकिल कर लिया है। अब वो वहां से हमले करते हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आती। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान ने बाकायदा तौर पर एक वार्निंग जारी की थी कि भाई यहां से कोई भी गुजरने की कोशिश ना करे, लेकिन फिर भी कुछ जहाज थे जिनको लगता था कि नहीं जी ईरान उनको कुछ नहीं कहेगा, उन्होंने गुजरने की कोशिश की और ईरान ने फिर आगे से जो उनके साथ किया है वो तफसीलात आपके सामने रखता हूं। ओमान की बंदरगाह के ऊपर एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है और उसका इल्जाम लगाया गया है ईरान के ऊपर कि यह हमला ईरान ने किया है, जबकि ईरान ने बाकायदा तौर पर इस बात की तरदीद कर दी है कि यह हमला हमने नहीं किया, ओमान हमारा भाई है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ओमान की बंदरगाह के ऊपर हमला करें। ये सारी की सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, वो सारे के सारे लोग जिन्होंने आज से 2 दिन कबल बड़ी तनकीद की थी लतीफ खोसा के ऊपर कि जी जज साहब ने बुलाया और लतीफ खोसा की तैयारी की नहीं थी, जेल रूल्स के हवाले से होनी चाहिए थी, मैंने उस वक्त भी कहा था, लेकिन आज कुछ और चीजें सामने आ गई हैं जिससे पता चल गया कि भाई मसला ये नहीं था कि लतीफ खोसा के उनको जेल मैनुअल के हवाले से उनकी तैयारी नहीं थी। मसला ये था कि इमरान खान को रिलीफ नहीं देना था, बहाना मारकर जो है वो टाइम बाय करना था, डिले करना था चीजों को। आज केस जो है वो लगा अदालत के अंदर, लतीफ खोसा ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। अडयाला जेल के जो डॉक्टर्स हैं वो इस हवाले से वो चीजों को नहीं देख सकते। इमरान खान की आंख की बनाई तकरीबन जा चुकी है, बहुत ज्यादा हद तक अफेक्ट हो चुकी है, तो फिर इन्होंने इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस दौरान ना फैमिली को बताया गया, ना वकला को बताया गया, ना इमरान खान के डॉक्टर्स को बताया गया। लतीफ खोसा ने नवाज शरीफ के केस का हवाला भी दिया कि माजी में जब नवाज शरीफ के साथ ऐसा हुआ था तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने क्या किया था। आपको याद है ना कि नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत मांगी गई थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कि इमरान खान की हुकूमत नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत दे कि अगले 24 घंटे में नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा। और फिर इमरान खान के कैबिनेट में शीरी मजारी रो पड़ी थी इमरान खान के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। और इमरान खान की हुकूमत ने यह फैसला किया था कि भाई इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर जो है वो उनका हक है, अगर वो बाहर से इलाज करवाना चाहते हैं तो वो बाहर से इलाज करवाएं। बहरहाल 4 हफ्तों का टाइम लेकर नवाज शरीफ गए थे और फिर कई साल तक वापस नहीं आए थे। जब वापस आए थे रेड कॉर्पेट बिछा था, कबूतर उड़ाया मीनार पाकिस्तान के ऊपर और वो उड़ा हुआ कबूतर आज तक जो है वो वापस नहीं आया। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए और अदालत ने आगे जो फैसला सुनाया वो आप सुन लें। अदालत ने यह इस्तदा मुस्तरद कर दी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा जी चीफ कमिश्नर जो है, जो इस्लामाबाद के रावलपिंडी के जो चीफ कमिश्नर बनते हैं वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, वो मेडिकल बोर्ड जेल के अंदर जाएगा, वो इमरान खान का मुआयना करेगा और वो फैसला करेगा जी इमरान खान हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल होंगे या नहीं होंगे। और हैरानकुन तौर पर उस मेडिकल बोर्ड में भी इमरान खान के जो जाती मुआलिजीन है वो अब तक इतलात के मुताबिक शामिल नहीं होंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज इंतहाई सख्त बातें की। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है उनमें जो रिपोर्ट जिन डॉक्टर्स ने जमा करवाई है, इन डॉक्टर्स को क्या शर्म नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं कहती कि ये डॉक्टर है ये ठीक नहीं है, ये डॉक्टर्स ठीक होंगे, लेकिन इनके ऊपर हुकूमती प्रेशर होगा, इनकी कन पट्टी के ऊपर यहां पर रख के इनसे लिखवाया गया होगा, इनसे रिपोर्ट्स बनवाई गई होंगी। उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ये किस तरह की रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ गोल चक्कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 खौफजदा सरकारी डॉक्टर हैं, वो खौफ में कुछ भी लिख देंगे। उन्होंने कहा उन्होंने फैसले के अंदर कुछ भी नहीं लिखा कि इमरान खान के जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स हैं क्या, नंबर्स क्या रिपोर्ट्स क्या। आपको पता होगा कि जब भी कोई रिपोर्ट्स होती है, मिसाल के तौर पर आप कोई भी टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो उस टेस्ट के हवाले से बाकायदा तौर पर आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर नंबर आते हैं कि भाई ये नंबर है, ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट है या किसी और चीज की रिपोर्ट है, शुगर का टेस्ट किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट्स आती हैं। अब इमरान खान वाला जो मामला है
ان کی آنکھ کے حوالے سے جو معاملات خراب ہوئے ہیں، اب بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے بقیہ بھی سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جائیں، اور اس ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے سارے کے سارے جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ روٹ کوز کیا ہے جو عمران خان کی وین بلوک ہوئی ہے، سارے کے سارے ٹیسٹ عمران خان کے کیے جائیں، اور وہ ٹیسٹ ابھی تک عمران خان کے نہیں کیے گئے، آپ اندازہ لگائیں۔ اب آگے آ جائیں ذرا، علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ میری جو بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان، ان کو بھی ایکسس نہیں ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور ڈاکٹرز ہیں، ان کو بھی ایکسس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو رپورٹس دے رہے ہیں ہمیں ان رپورٹس کے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ ٹیسٹ کے ریزلٹس دیتے ہیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اسپیشلائزیشن پیمز ہسپتال کے اندر ہیں جو یہ سارا کا سارا یہ جو رپورٹس ہیں یہ جمع کروا رہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے عمران خان کے حوالے سے۔ ایک چیز جو عمران خان نے کئی مرتبہ کہی اڈیالہ جیل کے اندر سے کہ فیصلے جو بھی ہونے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہونے، اب یہ چیز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ شاید سمجھنے سے قاصر ہے کہ فیصلے عمران خان خود بتا چکے ہیں کہ وہ روڈز کے اوپر یعنی کہ سڑکوں کے اوپر ہونے ہیں۔ سہیل خان افریدی کی عمران خان نے بہت بڑی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد اس حوالے سے سہیل خان افریدی کیا کرتے ہیں۔ سہیل خان افریدی آیا عمران خان کی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے یا ان کا کوئی اپنا لاہ عمل ہوگا، یعنی کہ دوسری جو قیادت کہتی ہے جناب محترم عزت مآب علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا پھر وہ کوئی اپنا حساب کتاب لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے ایک پرامن فورس بناؤں گا، عید کے بعد ان کو پشاور بلاؤں گا، ان سے حلف لوں گا، اس کے بعد وہ فورس جو ہے وہ پرامن طور پر متحرک ہوگی، جدوجہد کرے گی، جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی وہ جدوجہد کرتے رہیں گے، جیسے ہی عمران خان باہر آئیں گے اور پھر اس فورس کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ ابھی 2 دن قبل یہ خبریں چلی تھی، میں نے بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا، کہا جا رہا تھا کہ جی کچھ لوگ ہیں وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، پہلے بھی جو ہے وہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی اور عمران خان کو کہا تھا کہ جی خان صاحب کچھ کریں، کوئی ڈیل چیل کریں، کوئی کمپرومائز کریں، اور عمران خان نے سختی سے ان کو منع کیا تھا۔ آپ بھی یہ خبریں آئیں کہ وہ لوگ مل رہے ہیں، بعد میں بشرا بی بی سے ملاقات کریں گے، پھر عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور یہ بھی خبریں تھی جی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر منتقل کر دیا جائے گا۔ تو آج کی ڈیٹ تک جو اپڈیٹس ہیں، عمران خان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر منتقل نہیں ہو رہے۔ جیل کے اندر ان کی کیا صورتحال ہے پچھلے 62 دن سے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ ابھی کچھ دن قبل عمران خان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، وہ فرینڈ آف کورٹ بن کر اندر گئے ہیں، انہوں نے جو باہر آ کر بات بتائی تھی وہ بڑی خوفناک تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے اپنی دائیں آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے یہ کہا تھا کہ سلمان تو مجھے نظر نہیں آ رہے، بیرسٹر سلمان صفدر کو کہا، اور اس کے بعد تحریک انصاف نے دھرنے بھی دیے، تحریک انصاف کو گارنٹیاں دی گئی، محسن نقوی بھی بیچ میں شامل تھے، لیکن اب حالات و واقعات یہ ہیں کہ عمران خان کو ابھی تک بھی ہاسپٹل کے اندر منتقل نہیں کیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر ہے پاکستان سے، نون لیگ کے ایک کارکن ہے جی، آپ کہہ لیں کہ ایک بڑے رہنما ہے نہال ہاشمی، ان کو سندھ کا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ سندھ کے گورنر پہلے کامران ٹسوری صاحب تھے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور نہال ہاشمی کو سندھ کا گورنر بنا دیا گیا۔ ایک اور خبر سن لیں جی، اسد اللہ خان صاحب نے خبر دی تھی جنرل باجوہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا جی 8ویں روزے پاکستان کی کچھ اہم ترین شخصیات تھیں، وہ جنرل باجوہ کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئیں، لیکن وہاں پر جنرل باجوہ نے ان کو نہیں پہچانا، اور جنرل باجوہ کی فیملی نے ان کو بتایا، اہم ترین شخصیات کو بتایا کہ انہوں نے آپ کو بھی نہیں پہچانا، یہ ہمیں بھی نہیں پہچان رہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان رہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ان کو برین ہیمریج ہو گیا، تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر بڑی باتیں ہوئیں۔ اب جو ہے وہ اسد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے اب یہ خبر ملی ہے اور یہ تازہ خبر ہے کہ پچھلے 2 دن سے ان کی حالت بہتر ہے اور وہ اپنی فیملی کو اور قریبی لوگوں کو پہچاننے لگے۔ اللہ کرے بیمار کے لیے تو دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرمائے۔ اب واللہ عالم کہ یہ واقعہ ہی خبر ہے یا اسد اللہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آج جو خبر آپ کو دی تھی اس خبر کو ذرا تھوڑا سا چینج کریں، یہ ہنگامہ مچ گیا، لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، لوگ مکافات عمل کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ طاقت سدا نہیں رہتی، طاقت بادشاہی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ایک شخص جو ایک وقت میں حکومت بناتا اور گراتا تھا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، آج وہ کسی کو پہچاننے سے بھی قاصر ہے۔ اسد اللہ خان نے ایک اور خبر بھی دی ہے، انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت کا جو جہاز ہے وہ 2-3 دن ادھر ادھر رہا ہے، یعنی کہ 2-3 یورپی ملکوں کے اندر گیا ہے، جس کے بعد سوال اٹھایا گیا تو عظمیٰ بخاری نے کہا کہ مریم نواز تو پنجاب کے اندر ہی ہے۔ انہوں نے کہا جی اب پنجاب حکومت کے قریبی صحافیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے ہیں، جا کر اسلام آباد کے اندر پتہ کرو کہ جہاز کس نے استعمال کیا۔ اب آپ دوبارہ ذرا وہ مظہر برلاس صاحب والی وہ ٹویٹ، ان کی وہ بات ذرا یاد کریں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ یہ جہاز کی جو انوائس ہے وہ پبلک کر دیں، وہ میڈیا کے سامنے رکھ دیں۔ انہوں نے کہا جی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انوائس پنجاب حکومت کے پاس ہو ہی نہ، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر انوائس پنجاب حکومت کے پاس نہ ہوئی تو پھر کسی وائے سے، کوئی ڈیلر بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی ایجنٹ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کسی وائے سے یہ جہاز پنجاب حکومت نے خریدا ہے جو کہ 11 ارب روپے کا تھا، اور اس کے جو پائلٹس ہیں ان کی تنخواہ بالترتیب ایک کی $45,000 اور ایک کی $27,000 جو کہ کروڑوں پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ ناظرین کرام اب ذرا آگے آ جائیں
आलमी उफक के ऊपर जो खबरें हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान के वजीर आजम दौरा करने के लिए पहुंचे हैं सऊदी अरब। बताया जा रहा है जी मोहम्मद बिन सलमान ने उनको बुलाया। क्यों बुलाया है? ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईरान के सदर ने एक इंतहाई अहम ऐलान किया है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपसे मोतबाना गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और मेरे जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंफॉर्मेशन का जो सिलसिला है ये इसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचता रहे। अब जरा आगे आ जाए जी। खबर है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे, और मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज उनकी दावत के ऊपर वो सऊदी अरब गए। आपको पता है कि इस सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा इंतहाई अहम दौरा होगा। जब एक जंग लगी हुई है इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान, और मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं उनकी बेसिस से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, और ईरान आगे से जवाब भी दे रहा है। सऊदी अरब के अंदर जो रियाज में अमेरिकी सफारत खाना है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अटैक हुआ, और सऊदी इंटेलिजेंस ने कुछ लोगों को पकड़ा जो मुबैना तौर पर बताया जाता है कि मोसाद के एजेंट थे, और वो सऊदी अरब के अंदर पेनिट्रेशन फैलाना चाहते थे। वहां पर बाकायदा तौर पर कुछ ऐसी कार्रवाइयां डालना चाहते थे जिसके बाद जो इल्जाम है वो ईरान के ऊपर आता। अब देखते हैं कि इस दौरे के अंदर से क्या निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जब भी जाता है वो ऐसे करके हम जरूर करते हैं कि अल्लाह का वास्ता कुछ दे दें, कोई 2-4 अरब डॉलर दे दें, 5 अरब डॉलर दे दें, कोई 5 अरब डॉलर के जो ऑयल है वो हमें दे दें। तो देखते हैं कि इस हवाले से अब क्या होता है। ईरान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक इंतहाई अहम और बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा जी इस मरतबा ईरान जंग बंदी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आखिरी मरतबा जब जंग बंदी हुई थी तब मामला और था, लेकिन इस मरतबा जंग बंदी नहीं होगी। याद रहे पिछले साल जून के महीने में जो जंग हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, जिसमें एक हमला आखिर में अमेरिका ने भी किया था, जो उन्होंने B-52 बम्बर तैयारी लाकर ईरान की जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनके ऊपर बमबारी की थी। उसके बाद सीज फायर हो गया था। उन्होंने अब कहा वाज़ेह तौर पर ईरान ने कि भाई उस वक्त मामला डिफरेंट था, अब मामला डिफरेंट है। अब ईरान जो है वो सीज फायर की तरफ नहीं जाएगा या जंग बंदी की तरफ नहीं जाएगा। और इस हवाले से अगर जंग बंदी होती है जो दूसरे ममालिक प्रेशर डाल रहे हैं, तो ईरान के सदर ऑलरेडी 3 शराइत बता चुके हैं जो मैंने आपको पिछली लाइव के अंदर बताई थी। पहली शर्त उनकी ये है कि भाई हमें जो है वो गारंटी दी जाए कि दोबारा ईरान के ऊपर ऐसा नहीं होगा। दूसरा, हरजाना भरा जाए, ठीक है जी। और तीसरा, ईरान के साथ जो मामलात हैं वो सारे के सारे सेटल किए जाएं, दोबारा की इस तरीके की जो 2 नंबरी है वो ना लगाई जाए। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर 2-3 शराइत जो है वो सारी दुनिया के सामने रखी थी कि ये जो शराइत है ये हमारी है कि ईरान की जो इकदार है, उन ईरान की जो सालमियत है, उनकी जो खुददारी है उसका एहतराम किया जाए, जो ईरान का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए, जुर्माना दिया जाए, और यह गारंटी दी जाए कि दोबारा ईरान के ऊपर इस तरीके से हमला नहीं होगा। ईरान के एक जनरल है, जनरल फदवी, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा जी ट्रंप जो है वो कल से जंग बंदी के ऐलान की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है हम ये जंग जीत गए। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ने ये जंग जीत ली होती तो फिर वो जंग बंदी के लिए पूरी दुनिया को सालसी का किरदार अदा करने के लिए ना कहता, फिर कभी पाकिस्तान से, कभी इधर से हिंदुस्तान से, कभी किसी और मुल्क से, कभी किसी और मुल्क से, कभी प्यूटन के साथ घंटा घंटा 2-2 घंटे कॉलें हो रही हैं। तो इस तरीके के मामला ना होते अगर ट्रंप ने ये जंग जीत ली होती। ओमान की बंदरगाह जिसका नाम सलाला है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और बाकायदा तौर पर उसकी वीडियोस भी आ चुकी हैं। उसके ऊपर ईरानी फौज ने बाकायदा तौर पर कहा है कि यह हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ, ओमान हमारा भाई है, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब यह बात खैर खुलकर सबके सामने आ गई है कि भाई हर सूरत इसराइल ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट के ये ममालिक आपस में लड़ पड़े और इतनी शिद्दत के साथ आपस में ये लड़े कि इसराइल और अमेरिका पीछे हट जाए और ये आपस में ऐसी लड़ाई लड़े कि इन सब का आपस में बेड़ा गर्क हो जाए। ईरान का भी बेड़ा गर्क हो, सऊदी अरब का भी, मुत्तहदा अरब अमारात का भी, कतर का भी, कुवैत का भी और बहरीन का भी। ये चीज इन मुसलमान ममालिक को समझनी चाहिए और मिडिल ईस्ट को तो सिर्फ एक काम करना चाहिए, अमेरिका को सिर्फ ये कह दें कि भाई हमने रखा हुआ है आपको अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है जी, तो आप हमारी बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमले मत करें, आप हमारी सरजमीन से ईरान के ऊपर हमले ना करें। ईरान भी हमले नहीं करेगा क्योंकि ईरान ने किसी भी हमले में पहल नहीं की। ईरान तब जवाब देता है जब ईरान के ऊपर हमला होता है, जब ईरान को निशाना बनाया जाता है, जब ईरान की फैसिलिटीज को निशाना बनाया जाता है, तब ईरान आगे से जवाब देता है। अगर मिडिल ईस्ट की सरजमीन से ईरान के ऊपर हमले ना हो तो ईरान भी आगे से जवाब नहीं देगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी, बड़ी दिलचस्प खबर है, आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया भर के अंदर जब कभी जंगें लड़ती हैं तो लोग उन इलाकों को छोड़ जाते हैं। हैरान कुन खबर है कि ईरानी अपने वतन वापस लौट रहे हैं। हालांकि यह कहा गया था कि शायद ईरानी पनाह गजीर जो है वो अपने पास के ममालिक के अंदर जाएंगे और वहां पर मसले मसाइल होंगे, लेकिन यह खबर है कि ईरानी लोग अपने वतन वापस लौट रहे हैं। एक तुर्क सारफ है, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी खदशा था कि ईरान से तुर्की में पनाह गजीर जो है वो अराकियों की तरह बहुत बड़ी तादाद के अंदर आएंगे, लेकिन इसके बरक्स हुआ। ईरानी मुल्क छोड़ने के बजाय जंग के दरमियान अपने वतन वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा जी इसीलिए ईरान को कदीम कौम कहा जाता है कि हजारों साल पुरानी तरीका ईरान की। आगे आ जाए जी, चाइना के तर्जमान से पूछा गया एक सवाल मुज्तबा हसन खामनाई के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं जी ईरान का जो नया रहनुमा है वो उनके लिए नाकाबिले कबूल है। तो चाइना ने जो आगे से जवाब दिया वो जरा सुन ले।
चाइना ने जवाब दिया कि ईरान में नई क़यादत का फैसला ईरानी आइन के मुताबिक किया गया है और किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत हम नहीं मानते, ये वाज़ह तौर पर उन्होंने चाइना ने ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो है उनके एक रुकन है भारतीय लोकसभा के, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। ये बंदा मुसलमान नहीं है, इस्लामी मुल्क का भी नहीं है, हिंदुस्तान का है। सुनिएगा जरा वो क्या बात कर रहा है। वो कहता है जी हम सलाम पेश करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को, जिन्होंने अमेरिका के आगे घुटने टेकने से इनकार किया, ना सिर्फ इनकार किया बल्कि शहादत को भी गले लगाया। डूब मरने का मकाम है मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों के लिए। ये एक बंदा बात कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान भी नहीं है, आप अंदाजा लगा ले, ठीक है जी। और वो फिर तनकीद कर रहा है मोदी हुकूमत के ऊपर कि तुम ले बने हुए जाकर अमेरिका के, तुमने अपनी आजादी जो अमेरिका के यहां गिरवी रखवा दी। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान इनकलाब ने बार बार ये वार्निंग जारी की थी खलीज फारस में, स्पेशली ये जो आबन हुरमज वाला इलाका के कोई जहाज आगे ना आए। अब एक जहाज आगे आया है और उसको बाकायदा तौर पर उड़ा दिया गया, ठीक है जी। और ये इतलात है कि भारत से तल्लक रखने वाला अमले का एक रुकन जहां बहक भी हुआ है। और अभी तक इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 36 घंटों में ईरानी फौज ने खलीज फारस में तजारती जहाजों पर 5 कामयाब हमले किए हैं। 3 जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है जबकि 2 को मामूली नुकसान पहुंचा है। और दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें जो ड्रोन कश्तियां हैं ईरान की, छोटी छोटी कश्तियां, उनकी बहुत बड़ी नहीं है, उन्होंने भी जाकर बाकायदा तौर पर हमला किया है। अब जरा आगे आ जाए जी। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक आबनाए हुरमज में तेल बरदार जहाजों के लिए बड़ा खतरा समंदरी बारूदी सुरंगें नहीं बल्कि ईरान के बराह रास्त हमले हैं। उन्होंने कहा जी अगरचे अमेरिका ने हाल ही में ईरान के उन जहाजों को निशाना बनाया जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बचाने की सलाहियत रखते थे, लेकिन हकाम का ख्याल है कि ईरानी ड्रोन साहिल से दागे जाने वाले मिसाइल इस्तेमाल करके भी जहाजों को निशाना बना सकता है। और गार्डियन ने यह खबर दी, उन्होंने कहा जी माहिरीन के मुताबिक अगर सिर्फ एक भी हमला कामयाब हो जाए, किसी ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया जाए या डबो दिया जाए, तो इससे आलमी तेल की जो तजारत है वो शदीद मुतासर होगी। आगे आ जाए जी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका को आबने हुरमज की बंदिश खत्म करवाने के लिए अपनी फौजें ईरानी सरजमीन के ऊपर उतारनी पड़ेंगी। और यही काम तो ईरान चाहता है कि भाई अमेरिका आए, अमेरिका हमारी सरजमीन के ऊपर आए और हमारी सरजमीन के ऊपर आकर हमसे लड़ने की कोशिश करे। दुनिया भर के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े दफाई तज्जियाकार हैं, बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं, वो ये अमेरिका को बता चुके हैं कि अगर आपने ईरान के अंदर जाने की कोशिश की, अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी फौजें ईरान के अंदर उतार सकते हैं, तो ये जहन के अंदर रखना कि ईरान ना तो इराक है, ना ईरान वियतनाम है, ना ईरान अफगानिस्तान है, और ना ही ईरान जो है वो वेनेजुएला है कि आप जहां पर जाकर आराम से अपनी कार्रवाइयां करेंगे। हालांकि अमेरिका कामयाब कहीं पर भी नहीं हुआ था, अफगानिस्तान के अंदर तो खैर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब आगे आ जाए जी। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जो रिपोर्टिंग हो रही है, ईरान जो अपनी स्ट्रेटजी है वो इस वक्त इस तरीके से बनाए बैठा है कि अमेरिकन फौज के ऊपर बहुत ज्यादा खौफ है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो राज है ना वो ईरानी ड्रोन्स का। ईरानी ड्रोन्स का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक इस वक्त शदीद प्रेशर के अंदर है और जो ट्रंप है वो भी बहुत ज्यादा जहनी तनाव का शिकार है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। अब जो पिछली रात गुजरी है, उस रात को न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जितने भी हमले इसराइल के अंदर किए गए हैं, सिर्फ चंद मिसाइल ऐसे हैं जिनको आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया है, बाकी सारे के सारे इसराइल की हदूद के अंदर जाकर गिरे। आप अंदाजा लगा लें। और इसराइल के जो एक सफीर है अमेरिका के अंदर, उन्होंने ऐलान किया जी ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर को पहाड़ी इलाकों में छुपा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें तलाश करना और तबाह करना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए ये ऑपरेशन ज्यादा वक्त और बहाने लगा लें, कोई और भी बहाना लगा लो, जो ऊपर नीचे होकर लगाना है वो कलाबाजियां लगा के आप बहाना लगा लें। लेकिन ईरान ने आपको वाज़ेह तौर पर बताया था कि जंग आप शुरू करेंगे लेकिन खत्म हम करेंगे। और आज 13वां दिन है और ईरान अपनी इस बात के ऊपर साबित कर चुका, अपनी बात को साबित कि भाई शुरू तो आपने की थी, खत्म आप हमने करनी है, आप लोगों ने नहीं करनी। और मैं एक चीज आपको बताता चलूं, अगर अगले एक हफ्ता या दो, क्योंकि अब ये लग रहा है कि जंग लंबी जाएगी, अगले एक हफ्ता या 2 हफ्ते आबने हुरमज नहीं खुलती, ईरान के हमले जारी रहते हैं, तो आप यकीन कीजिएगा कि दुनिया के हालात अभी दुनिया के हालात बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं। दुबई का आप समझ लें कि दुबई के अंदर इतने हालात तब्दील हो गए कि आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया दुबई जाना चाहती थी, अब लोग वहां से निकलना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन कि क्या हालात वाकया तुम्हें सिर्फ इन 12-13 दिनों के अंदर। एक और खबर आपको बताता चलूं, SBS सोर्स है इस खबर का, उन्होंने कहा जी अमेरिका ने बाकायदा तौर पर जनूबी कोरिया से जो उनके डिफेंस सिस्टम है, थॉट बैटरीज हैं, वो उन्होंने इसराइल मुंतकिल करना शुरू कर दी हैं ताकि इसराइल के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जरा थोड़ा सा मजबूत बनाया जाए। इसका वाज़ा मतलब है कि वहां पर जो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। एक अमेरिकी मुसन्नफ है डॉक्टर साम, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी खलीजी ममालिक को अब ये एहसास हो रहा है कि उनकी सरजमीन पर अमेरिकी फौजी अड्डे उन्हें ईरान के लिए एक आसान हदफ बना रहे हैं। ठीक है जी,
जो खलीजी ममालिक है मिडल ईस्ट से, उनको यह एहसास हो रहा है कि उनकी सरजमीन के ऊपर जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं, उन अमरीकी फौजी अड्डों की वजह से ईरान के लिए बड़ा आसान है कि वो उनको टारगेट बना रहा है। अमेरिका ने अपने तमाम फजाई निजाम जिनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसराइल भेज दिए हैं और अपने अरब इत्तेहादियों को मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार छोड़ दिया, उनका दिफा छोड़ दिया है। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है जो ये किया है अमेरिका ने अपने पार्टनर्स के साथ मिडल ईस्ट में। नाज़रीन किराम, इसके अलावा एक अमेरिकी जनरल है, जनरल पेट्रियास, उन्होंने बीबीसी न्यूज को एक बात बताई है। उन्होंने कहा जी अगरचे उन्होंने बराह रास्त शवाहिद नहीं देखे, लेकिन उनके ख्याल में ईरान के स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ वो अफसोसनाक तौर पर शायद हम ही उसके जिम्मेदार थे, क्योंकि इस जंगी मश्क के अंदर टोमाहाक मिसाइल सिर्फ हमारे पास। ये जो मीडिया ना, जो दुनिया भर का आलमी मीडिया, वो डोनाल्ड ट्रंप की जान नहीं छोड़ेगा, वो बताएगा और किसी ना किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो छोटी छोटी बच्चियों की जान का जिम्मेदार कौन है, उन छोटी छोटी बच्चियों को नुकसान जो है वो किसने पहुंचाया। आगे आ जाए जी। पासदारान इनकलाब ने बाकायदा तौर पर एक दफा फिर वार्निंग जारी की है, कल भी वार्निंग जारी की थी। उन्होंने कहा जी मगरबी मालियाती इदारों को हम अपना जायज हदफ करार देते हैं। और इसके बाद जब उन्होंने ये ऐलान किया, उसके बाद बैन अल-अक़वामी बैंकों ने खलीजी ममालिक के अंदर अपने दफातर बंद करना शुरू कर दिए। कतर के अंदर, इसके अलावा दुबई के अंदर सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उन्होंने अपने मुलाजमीन को घर पर रहने की हिदायत कर दी है, क्योंकि ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया था कि ये जो अमरीकी बैंक हैं, जो अमरीकी मालियाती इदारे हैं, बड़े बड़े इनके ऑफिस हैं, उनसे एक एक किलोमीटर आप लोगों ने दूर रहना, एक एक किलोमीटर नजदीक आप लोगों ने नहीं आना। आगे आ जाए जी। ईरान के वज़ीर खारजा ने यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर एक अहम तरीन बात कही है। उन्होंने कहा जी हम अपने खलीजी ममालिक से माजत करते हैं कि हमने उन पर हमले किए, लेकिन अगर वो अमेरिका और इसराइल को अपनी सरजमीन पर हमला करने देंगे तो हम दोबारा हमला करेंगे। आप सबके सामने जो है वो उन्होंने कहा जी आप सबने हमारे खिलाफ वोट दिया है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसे किरदार को हम जूते की नोक के ऊपर रखते हैं और अमेरिका और इसराइल सुन लें, हम जंग जारी रखेंगे, जो भी बीच में आया उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये दोबारा सुने जरा, ईरानी वज़ीर खारजा का बयान सुने जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ठोक कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपने खलीजी ममालिक से माजत करते हैं कि हमने उनके ऊपर हमले किए, लेकिन अगर वो अमेरिका और इसराइल को अपनी जमीन हम पर हमला करने के लिए देंगे तो फिर हम दोबारा हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सब ने हमारे खिलाफ वोट दिया है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसे किरदार को हम जूते की नोक पर रखते हैं और अमेरिका और इसराइल सुन लें, हम जंग जारी रखेंगे, जो भी बीच में आया उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये सबके लिए वार्निंग है। और वहां पर जो वोटिंग हुई है ना, चाइना और रशिया तो हाल ही छोड़कर चले गए और पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट दिया। ये भी मैं आपको बताता चलूं, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। ईरान के खिलाफ हमने जो है वो वोट दिया है। आगे आ जाए जी। इसराइल ने भी वहां पर बात की है। इसराइल ने कहा जी ईरान कहता है कि फौजी मकामात को निशाना बनाते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हम बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे मिसाइल शहरों पर गिरे जहां पर मेरी बेटियां रहती हैं। तो ईरान ने आगे से जवाब दिया, ईरान मजलूम है। अमेरिका और इसराइल ने मिनाब स्कूल के अंदर 170 बच्चियों को शहीद किया, जो कि एक जंगी जुर्म है। वजीर खारजा ओमान, उन्होंने बयान दिया जी जंग का असल मकसद ईरान को कमजोर और खित्ते की नई तश्कील करना है, इसका मकसद फलस्तीनी रियासत के क्याम को रोकना है। ओमान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेगा। चले, ओमान ने तो गैरत दिखाई है, उन्होंने कहा जी हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान क्या करेगा, बने रहेंगे या क्या करेंगे? आगे आ जाए जी। व्हाइट हाउस के जो तर्जमान है उन्होंने एक बात की है। रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या कोई सबूत है कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था, कि है कोई सबूत आप लोगों के पास? तो उन्होंने आगे से कहा जी सदर को एक एहसास हुआ था सदर को, हमारे को, डोनाल्ड ट्रंप को, एक ईरान जो है वो हमारे ऊपर हमला कर देगा। आप अंदाजा लगा। अमेरिकी साफी है टक्कर कार्लसन, उन्होंने कहा जी इसराइल के दिफा के नाम पर अमेरिका अपना असला फूंक रहा है सारे का सारा। उन्होंने कहा जी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जखीरा खत्म हो रहा है, यह अमेरिकी कौमी सलामती के लिए एक संगीन गद्दारी है। डॉक्टर हुमा बकाई जो आलमी उफ़क़ के ऊपर बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा जी गल्फ मालिक और सऊदी अरब जो है वो इस वक्त जो उनकी जो सारी की सारी सूरत हाल है, एक तरफ तो उन्होंने साल अमेरिका को अपनी जमीन पर पाला, गल्फ ममालिक ने अपनी जमीन के ऊपर बेसिस दी, इनको पाला। उन्होंने कहा कि अगर कल हम पर कोई वक्त आएगा तो हम ये इसलिए पाला कि अगर कल कोई बुरा वक्त आया तो ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वक्त आया तो पता चला कि वो कभी इनके लिए थे ही नहीं, कि इन्होंने तो बड़े शौक से गुलाम बने, उनको अपनी जमीनें उनको दी, अपनी एयर बेसिस उनको दी कि भाई हमारे ऊपर अगर बुरा वक्त आया तो अमेरिका में प्रोटेक्ट करेगा, और जब बुरा वक्त आया तो अमेरिका इनको बयार मददगार छोड़ के निकल गया। नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी तादाद में आप लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस भाई ने इस लाइव स्ट्रीम को बहन ने ज्वाइन किया है, उन सब का मेरी तरफ से बेहद शुक्रिया। जिसने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और जिन्होंने मेरा हाल हवाल पूछा उनका भी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, होप यू पीपल आर वेल।